हड़बड़ी में बनाया गया नियमावली है। यह नियमावली जो है वो जल्दबाजी में दिया गया है, क्योंकि सरकार 8-10 महीना हो गया कुछ भी डिलीवर नहीं किया अभी तक। जो सरकार कहती हो कि हम 10 लाख रोजगार देने वाले हैं, सरकारी नौकरी देने वाले हैं, उस सरकार के द्वारा पिछले 8-9 महीने से एक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया है। 3 लाख बहाली करने का बिहार जैसे स्टेट के पास उतना संसाधन, सैलरी देने के लिए पैसा और सोर्स नहीं है उतना, कि इसलिए जारी किया गया है कि यह मामला कोर्ट में जाए और इसके खिलाफ कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा। और सारा जो ये 7वां चरण बहाली का जो फेज है ना, पूरा सरकार डाल देगी कि हम तो तैयार थे, हम तो नोटिफिकेशन में निकाल दिए, अब कोर्ट में गया है तो हम क्या करें। जब कोर्ट निर्णय करेगा होगा, देखा जाएगा, और वो चला जाएगा मामला फिर लटकते हुए कितना दिन। दबाव जो था ना, सरकारी नौकरी देना है, पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये जो बोला गया ना, इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक लॉलीपॉप थमाया गया है लोक लुभावन वादे के रूप में कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। संदीप सौरभ जो कि विधायक हैं पालीगंज से, सत्ता पक्ष में ही हैं, उनका यही कहना है कि अब सरकार इस पर आगे बढ़ चुकी है और अब छात्रों को अब आगे की रणनीति ही बनाना पड़ेगा। शिक्षक हैं वो इस कारण विरोध कर रहे हैं कि हमें फिर से शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देने की क्या जरूरत, हम परीक्षा क्यों दें। अगर हमको नियमित करना है तो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लें। 3 लाख आप बहाली, 2,70,000 बहाली निकालेंगे, 1.5-2 लाख के आसपास पुराने शिक्षक चुने जाएंगे, बाकी में महिला के चलते नहीं आ पाएंगी, और कुछ हजार जो है वो नए स्टूडेंट आएंगे और हो जाएगा। सरकार पीठ थपथपा लेगी कि हमने इतना लाख बहाली कर दिया, पता चला पीछे का सीट खाली रह गया। बिहार के स्टूडेंट जो हैं या जो भी कैंडिडेट है वो परीक्षा देने से नहीं डरते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही परीक्षा ही दे रहे हैं वो, तो इससे नहीं डरते हैं। और देखिए ये नियमावली जो बना हुआ है, ये कोई दो राय नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हुआ था 2006 में, उस समय ही इसको लेकर काफ़ी सकारात्मक बातें की जाती थी, लोगों ने काफ़ी स्वीकार भी किया कि अब जो है आपको अपने घर के आसपास में नौकरी मिल जाएगा, जिस प्रखंड में आप रहते हैं वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस पंचायत में रह सकते हैं उसमें अप्लाई करके आप नौकरी ले सकते हैं, बगल के पंचायत में आपके पास अवसर ज़्यादा होगा। लेकिन क्या हुआ उसका, केवल आपका नियत सही नहीं होने के कारण वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया और लाखों युवा जो है उस दुष्चक्र में फंसे रहे, जिसमें उनका पैसा गया, समय गया, काम किए समान वेतन नहीं मिला। यही डर इन छात्रों को भी आगे को लेकर है। 35% रिजर्वेशन पर महिला सीट खाली रह जाती है, अब 50% करके क्या प्रूफ करना चाहती है सरकार, इस पर क्या विचार होंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, नई शिक्षक नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों के बीच जो भी अभ्यर्थी हैं वो तमाम तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसके सपोर्ट में है तो कोई विरोध कर रहा है। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें डर लग रहा है परीक्षा देने में, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला प्रश्न। देखिए, बहुत सारे कमेंट आ भी रहे हैं कि इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो परीक्षा देने से उनको डर लग रहा है। कुछ कमेंट ये भी आ रहा है कि ये लोग पहले धांधली करके पास कर चुके हैं, टीचर का नौकरी ले चुके हैं, इनको कंपटीशन से डर लग रहा है। तो आपको बता दें कि नियमावली तो अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भविष्य के में जो शिक्षक की बहाली होगी ऐसे ही होनी चाहिए, और जो अभी नियोजित शिक्षक हुए हैं या जो कैंडिडेट हैं वो भी ऐसे ही भर्ती की मांग करते रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा क्या है, इसमें मुद्दा ये है विरोध का, जो मैं देख रहा हूँ कि 4 साल छात्रों को लटकाए रखने के बाद एकाएक से पूरा नियुक्ति पत्र न देकर एक नया परीक्षा को डाल दिया गया। आप देखिए 2019 में जो STET या फिर से उसके बाद TET, सेंट्रल TET, BTET जो पास किए हुए हैं, वो छात्र नियुक्ति पत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे 2-3 सालों से। 2021 में जब से रिजल्ट आया तब से वो नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे थे, और उनको नियुक्ति पत्र न देकर एक नया परीक्षा में उनको शामिल होने के लिए जो है वो कह दिया गया है। इस कारण विरोध हो रहा है। फिर से जो शिक्षक हैं वो इस कारण विरोध कर रहे हैं कि हमें फिर से शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देने की क्या जरूरत, हम परीक्षा क्यों दें। अगर हमको नियमित करना है तो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लें,
उसका एक प्रोसेस है। लेकिन हमें नौकरी करने के बाद से फिर से एक बार कंपटीशन में आप बैठा रहे हैं, फिर से कन्फ्यूजन भी है इसमें। कन्फ्यूजन जो है वो जो कैंडिडेट्स जो हैं, जो STET पास किए हुए हैं, जो 7वें चरण के नियोजन का इंतजार कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर पुराने शिक्षक जो कि कईयन लाख हैं, अगर उनको भी इस परीक्षा में बैठने का अनुमति मिल जाएगा तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारा सीट जो है वो ऑलरेडी जो जॉब में है वो ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस कारण से वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा विरोध का कारण ये है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बिहार के स्टूडेंट जो हैं या जो भी कैंडिडेट है वो परीक्षा देने से नहीं डरते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही परीक्षा ही दे रहे हैं वो, तो इससे नहीं डरते हैं। और देखिए, ये नियमावली जो बना हुआ है, ये कोई दो राय नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। और मैंने भी कई साल पहले से इंटरव्यू लिया है, उसमें तमाम शिक्षक नेता जो हैं या कैंडिडेट जो हैं वो कहते रहे हैं कि सेंट्रलाइज होना चाहिए, नियोजन व्यवस्था का बंद होना चाहिए, वो कहते रहे हैं। लेकिन जब आप एक नियम बनाए हुए हैं, उस नियम से वो सारा तैयारी किए, उसी हिसाब से अपना रणनीति बनाए, रातों रात उस नियम को बदल दिया जाए, ये तो कहीं से न्याय नहीं है ना। 4 साल उनका जाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, फिर से आपने नियमावली तैयार कर दिया, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उसमें है कि उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपने एक विस्तृत प्रेस नोट जारी नहीं किया कि कैसे कैसे क्या होगा, कितना उम्र सीमा होगा, कितना वेतनमान होगा। ये सब चीज़ देखिए, ये सब चीज़ एडवर्टीजमेंट में जारी होता है, लेकिन चूंकि कन्फ्यूजन बना हुआ है तो सरकार को ये चीज़ साथ साथ जारी करना चाहिए था, या 1-2 दिन के अंदर में, जैसे परसों हुआ तो आज तक जारी हो जाना चाहिए था, जिससे सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। तो इसमें देखिए, इसमें विवाद जो है वो आधा अधूरा के चलते ही है, और 4 साल जो युवाओं का बर्बाद हुआ है वही इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कोई भी नियम है, कोई भी नियमावली सब सही होता है, बशर्ते कि उसका ईमानदारी से पालन किया जाए। जब बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हुआ था 2006 में, उस समय ही इसको लेकर काफ़ी सकारात्मक बातें की जाती थी, लोगों ने काफ़ी स्वीकार भी किया कि अब जो है आपको अपने घर के आसपास में नौकरी मिल जाएगा, जिस प्रखंड में आप रहते हैं वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस पंचायत में रह सकते हैं उसमें अप्लाई करके आप नौकरी ले सकते हैं, बगल के पंचायत में आपके पास अवसर ज़्यादा होगा। लेकिन क्या हुआ उसका? केवल आपका नियत सही नहीं होने के कारण वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, और लाखों युवा जो है उस दुष्चक्र में फंसे रहे, जिसमें उनका पैसा गया, समय गया, काम किए समान वेतन नहीं मिला। यही डर इन छात्रों को भी आगे को लेकर है कि आप किसी BPSC को देते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाए, लेट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेकर कन्फ्यूजन है। और सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि 4 साल हमारा लगाने के बाद आप फिर एक नई परीक्षा क्यों? उस परीक्षा को आप हमारे बहाली को पूरा कर दीजिए, नया जो फ्रेश बहाली निकालिएगा उसमें आप रखिए नया नियम को। तो ये जो है, यही इसका मेन ये है, यहीं पर प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संदीप सौरभ जो कि विधायक हैं पालीगंज से, सत्ता पक्ष में ही हैं, उनका यही कहना है कि अब सरकार इस पर आगे बढ़ चुकी है और अब छात्रों को अब आगे की रणनीति ही बनाना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि आपका 4 साल गया तो गया, अब आपको आगे का जो तैयारी, जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। यही जो है प्रॉब्लम का कारण यही है, नाराज़गी का कारण यही है, चाहे वो शिक्षक हो। अब शिक्षक कह रहे हैं क्या कि हमें अगर सरकार को सभी शिक्षक को नियमित ही करना है तो हम लोग भी क्राइटेरिया पूरा करके शिक्षक बने हैं, तो हम लोग कर दें नियमित वो, फिर हम लोग को एग्ज़ाम क्यों दिलवा रहे हैं? हम लोग तो इस तरह भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो इस तरह भी अपना उतना एजुकेशन रखते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन हड़बड़ी में बनाया गया नियमावली है, ये नियमावली जो है वो जल्दबाजी में दिया गया है, क्योंकि सरकार 8-10 महीना हो गया, कुछ भी डिलीवर नहीं किया अभी तक। जो सरकार कहती हो कि हम 10 लाख रोजगार देने वाले हैं, सरकारी नौकरी देने वाले हैं, उस सरकार के द्वारा पिछले 8-9 महीने से एक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया गया है कोई लंबा चौड़ा बहाली को लेकर। और असलियत आपको मैं बता दूं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। हम कई सूत्र हमारे बताते हैं कि सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है, और 3 लाख बहाली करने का बिहार जैसे स्टेट के पास उतना संसाधन, सैलरी देने के लिए पैसा और सोर्स नहीं है उतना। आप केंद्र सरकार के बदौलत ना आप देते हैं, सैलरी देते हैं, उसमें बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार इसका अप्रूवल दिया है क्या? सुशील मोदी कहते हैं कि बजट से आपने बजट में इसे पास ही नहीं किया। जब बजट में आपने पास नहीं किया तो केंद्र सरकार इसमें कैसे पैसा देगा?
तो ये सैलरी का व्यवस्था नहीं हो पाया है, केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं मिला है। ये दबाव जो था ना, सरकारी नौकरी देना है, पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये जो बोला गया ना, इसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक लॉलीपॉप थमाया गया है लोक लुभावन वादे के रूप में कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, ये होगा, वो होगा। 18 साल बाद याद आया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ टीचर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो केवल ये लोक लुभावन वादा है और भविष्य के लिए सारे प्रॉब्लम को टाल दिया गया है। ये एक लोक लुभावन वादे के आड़ में समय लिया है सरकार ने। जो प्रेशर बन रहा था, कहाँ है नौकरी, कहाँ है नौकरी, आप बोल रहे थे कि बहाली होगा 3 लाख, फरवरी से आप नियमावली पर सिग्नेचर कर दिए थे, अभी तक कैबिनेट में नहीं गया। तो कैबिनेट में गया, बहाली नहीं, नया नियमावली, उसके लिए नया प्रोसेस, अब वो चलते रहेगा लंबे समय तक। और देखिए ना कि अब नियोजित वाले भी देंगे, जिन नए फ्रेश स्टूडेंट भी देंगे, किसका बहाली होगा किसका नहीं। 50% आप महिला को दिए हुए रिजर्वेशन, उसमें पहले जो 35% आप देते थे उसमें तो महिला पूरा ही नहीं होती थी। 50% सीट रिजर्व करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आधा सीट आप, बहुत बड़ा संख्या जो है सीट का खाली रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद है कि पुराने टीचर आके एग्जाम देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरेंगे, नए कैंडिडेट को मौका कम मिलेगा। कहने का मतलब वैकेंसी, आप देखिए ना, टीचर का एक इतिहास भी रहा है। 90,000 के लिए जो भी नियोजन हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें 40,000 के आसपास ही बहाली हो पाया, लगभग 50,000 सीट खाली रह गया। समझ रहे हैं ना? तो ये भी होगा उसी तरह। 3 लाख आप बहाली, 2,70,000 बहाली निकालेंगे, 1.5-2 लाख के आसपास पुराने शिक्षक चुने जाएंगे, बाकी में महिला के चलते नहीं आ पाएंगी, और कुछ हजार जो है वो नए स्टूडेंट आएंगे, और हो जाएगा, सरकार पीठ थपथपा लेगी कि हमने इतना लाख बहाली कर दिया, पता चला पीछे का सीट खाली रह गया। तो ये एक पूरी तरह से क्या कहा जाए, ये एक छलावा है। और सबसे बड़ी बात, एसटीईटी के कैंडिडेट इसे समझ चुके हैं, जो शिक्षक हैं वो सरकार के नीयत को समझ चुके हैं। वो देख रहे हैं कि कितना नियमावली को लेकर यहाँ खेल किया गया है, और सरकार जो है हमेशा पलटी मारी है हर एक मुद्दे पर। यही मेन विरोध का कारण है। 3 प्रकार के, ऐसा इनका कहना है कि 3 प्रकार के शिक्षक होंगे। एक तो पुराने शिक्षक होंगे, फिर जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो होंगे, और नया नियमावली के तहत जो शिक्षक आएंगे। तो एक ही इस विद्यालय में 3 तरह के शिक्षक होंगे। एक और अयोध्या ओझा जी कहते हैं कि 35% रिजर्वेशन पर महिला सीट खाली रह जाती है, अब 50% करके क्या को प्रूफ करना चाहती है सरकार? इस पर क्या विचार होंगे आपके? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 50 पर, देखिए मानिए कि 2 लाख 3 लाख के लिए वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें 1 से लेकर 8वां तक जो है वो शायद से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। मान लीजिए वो सीट रहता है 1.5-2 लाख सीट रहता है, 2 लाख रहता है तो उसमें 1 लाख महिला के लिए हो जाएगा। अब पता चला कि महिला वाले कोटा में जो है वो 1 लाख के सीट में 50,000 ही भर पाता है। समझ रहे हैं ना? अब 50%, वो भी तो कंपटीशन बेस्ड है, उसमें मिनिमम नंबर लाना ही होता है। 50,000 ही भरेगा कि नहीं, इसका गारंटी नहीं है, तो वो तो सीट खाली रह जाएगा ना आपका। वो उसको आप फिर अगले बार में जोड़ देंगे, उसका फिर आधा कर देंगे महिला का। तो ये तो रिजर्वेशन के अधिकार का भी हनन होगा, और आधा महिला को कर देंगे, आधा में रहेगा पुराना नियोजित टीचर और फिर से नया कैंडिडेट। तो नया कैंडिडेट को कहाँ इसमें फायदा हो रहा है? जो नया कैंडिडेट है उनको फायदा तो हो ही नहीं रहा है इसमें। तो इस कारण से जो है महिला सीट लाने का मतलब ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट को हमको खाली रखना है, और ये भविष्य का बात है, ये अभी होने नहीं जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि 15 दिनों में ये नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे। जितना प्रेशर है, जो एकाएक विरोध जो हो रहा है, उसके चलते 15 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन बहाली प्रक्रिया जो है, आप समझ रहे हैं ना, 8-10 हजार बहाली लेने में 1.5-2 साल लग जाता है। ये 3 लाख बहाली है, इसमें समझिए कितना समय लगेगा, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, और उसमें भी होगा केस मुकदमा होगा। अभी इसको लेकर देखिए, इस नियमावली को इसलिए भी जारी किया गया, जो हमारे कुछ सोर्स बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि इसलिए जारी किया गया है कि यह मामला कोर्ट में जाए, और इसके खिलाफ कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा। और सारा जो ये 7वां चरण बहाली का जो फेज है ना, पूरा सरकार डाल देगी कि हम तो तैयार थे, हम तो नोटिफिकेशन भी निकाल दिए, अब कोर्ट में गया है तो हम क्या करें। जब कोर्ट निर्णय करेगा होगा, देखा जाएगा, और वो चला जाएगा मामला फिर लटकते हुए कितना दिन। तो देखिए, इसमें एकदम साफ है कि सरकार का अगर मंशा रहता
कि सारे हमारे शिक्षक जो हैं वो नियमित हो जाएं, तो जो पास किए हैं उनको तो एक अपना एक ऑर्डिनेंस कर देते, अपना निकाल देते कि हाँ उन लोगों को नियमित किया जाता है, उनका वेतनमान इतना रहेगा, उनको सरकारी कर्मी का जो है वो दर्जा दिया जाता है, और जितना भी जो सरकारी कर्मी को सुविधा मिलता है सारा उनको आज से दिया जाता है, हो गया क्लियर। लेकिन इनको अगर न्याय करना है तो ये करना होगा, और नहीं तो लटकाना है तो इसमें कर दिया गया कि आप एग्जाम दीजिए। तो 50% महिला का देने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा। एक हमारे फॉलोअर्स कह रहे हैं कि नियमावली बनाने में 2019 से 2023 आ गया और एग्ज़ाम लेने में 5 साल लग जाएंगे और लगभग आधे अभ्यर्थी जो हैं एज खत्म हो जाएगी। तो बड़ा सवाल है कि आधे अभ्यर्थियों का, जैसा कि आपने भी कहा कि 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी और फिर इस चीज़ को लटका दिया जाएगा, तो उन अभ्यर्थियों का क्या जिनका उम्र सीमा बीतता चला जा रहा है? देखिए, उम्र सीमा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ लेट लतीफ़ी होता ही है। उम्र सीमा के कारण तो बहुत सारे लोग जाएंगे। जैसे देखिए, अब इसमें कहा गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब 10 वर्ष मानिए कि जो नियोजित शिक्षक हुए होंगे 2010 में नियोजित हुए होंगे या 2012 में ही नियोजित हुए होंगे, तो उनका तो 10 साल मानिए उस साल उनका उम्र जो है मैक्सिमम रहा हो, 10 साल उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है तो नहीं आ पाएंगे इसमें। तो वो तो एक बहुत बड़ा वर्ग है शिक्षकों का जो नियोजित ही रह जाएगा। और वही जो स्कूल में 3 कैटेगरी की बात हो रही है कि 2 नियोजित रहेंगे, एक नियोजित रहेंगे, 2 नियमित रहेंगे, तो जो द्वंद्व है ना वो स्कूलों में भी नजर आएगा, वो पूरा नजर आएगा स्कूल में। तो ये पूरी तरह से जो नियमावली है इसको क्लियर करना जरूरी है और सरकार के लिए जरूरी है कि वो जितने भी कैंडिडेट होंगे इसके उनको विश्वास मिले, उनको बताया जाए कि हम कैसे जो है इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, कमिटमेंट किया जाए कि इतने दिनों में बहाली प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हाँ, 1 साल के अंदर में ये दावा करते हैं कि 1 साल के अंदर में हम बहाल कर देंगे, तो अच्छा है, तो ठीक है, देना भी चाहिए। क्योंकि मानिए कि जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं वो नियोजित होंगे, उससे अच्छा है कि नियमित हो जाएंगे। लेकिन उनको यही चीज़ का डर है कि सरकार वादा पे वादा करके हर एक महीने एक नया वादा किया गया है, उस पर पलटी मारते रहे हैं, तो आगे क्या विश्वास है कि इसमें भी जाके एक नया पेज फंसा दिया जाए। तो यही है विरोध का मेन कारण। एक और सवाल है कि बीपीएससी एग्जाम लेगी और पीसीएस के एग्जाम में कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, तो इसमें क्यों या तो ग्रेड सी की भर्ती है, टीचर की भर्ती नहीं है? देखिए, 3 मौक़ों की बात की गई है। ये बात सही है कि बीपीएससी जो अपना सिविल सेवा का परीक्षा लेता है उसमें उम्र जो है वो परीक्षा न देने का ये होता है, अटैम्प्ट उसमें मायने नहीं रखता है। लेकिन इसमें दिया गया है तो स्पेशल प्रोविज़न करके है, वो हो सकता है इसमें। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि निगेटिव ना करे और 30% जो है वो नियोजित शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग रखा जाए, यानी 30% तक वो नंबर ला देता है तो उसको क्वालिफाई मान लिया जाए। तो देखिए, हर एक का अपना अपना ये है। अब देखिए कि अब दोनों परीक्षा एक साथ होगा, तो जब दोनों, देखिए कोई परीक्षा एक होता है तो उस समय सब कैंडिडेट को एक समान माना जाता है, कोई किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं माना जाता है। लेकिन अगर वो एक नया फ्रेश स्टूडेंट देगा तो उसके लिए कट ऑफ हो जाएगा कि आप कट ऑफ में आइए, उसके लिए हो जाएगा। और ये कैसे हो सकता है कि नियोजित शिक्षक के लिए इतना ही फिक्स कर दिया जाए एक ही परीक्षा में? ये तो फिर कंपटीशन का मतलब क्या रहा? कंपटीशन में तो यही होता है ना कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जितना सीट का जरूरत है ऊपर से अपना रिजर्वेशन देखते हुए अपना उसको छांटिए और उसको सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी लोग बाहर हो गए। लेकिन इसमें कैसे हो जाएगा कि एक के लिए 30% ही पासिंग मार्क्स और दूसरे के लिए है कि जितना अच्छा परफॉर्मेंस करे, यानी कि जो नौकरी वाला है वो 30 नंबर लाके भी इसको सरकारी हो जाएगा और जो बेरोजगार है वो 70 नंबर लाके भी बाहर हो जाएगा। देखिए, इसमें क्लियर करना जरूरी है। और ये जो है संदीप सौरभ जो है विधायक, उनका कहना है कि ये बातें उन्होंने कल रखा है शिक्षा विभाग के सामने, और शिक्षा विभाग के पास भी ये नहीं था कि ऐसा कुछ मामला, देखिए बिना तैयारी के लाया गया है, ये हड़बड़ी में दिया गया ये है नियमावली है। तो इसमें जो है अब वो लोग भी विचार कर रहे हैं कि इसमें अब एग्जाम होगा तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा और इनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। क्या सभी लोगों को एक जनरल स्टूडेंट माना जाएगा
कि जीरो से मान के माना जाएगा या फिर नियोजित वाले को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। तो ये सब होना क्लियर जरूरी है। अब देखिए आगे क्या होता है। और अटेम्प्ट का जहाँ तक बात है तो इसको लेकर भी विरोध हो सकता है, क्योंकि बहुत जो टीचर जो नहीं सिलेक्ट होंगे नियोजित शिक्षक, वो इसका विरोध कर सकते हैं। देखिए बहुत तरह का विरोध है, बहुत तरह का मांग है जो कि धीरे धीरे सामने आएगा। बिल्कुल, नियमावली को लेकर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके भी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे और चर्चा परिचर्चा में इस आपके प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा। तो यह चर्चा परिचर्चा आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।